आप सचिव बने हैं गुड़गांव से जिला कार्यकारिणी की, तो सबसे पहले इसका दायित्व आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका जो श्रेय है ये मैं संगठन को देना चाहूँगी। संगठन ने ज़रूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा जो मुझे ये दायित्व दिया है। पहले भी मैं कई सालों से संगठन के साथ जुड़ी हुई हूँ और मंडल महामंत्री के रूप में मैंने पहला पद जो मुझे मिला था वो मंडल महामंत्री का था। उस पे मैंने काम किया, फिर मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया। आज संगठन ने मुझे जिला सचिव का उत्तरदायित्व दिया है, उसके लिए मैं संगठन का धन्यवाद करती हूँ दिल से। सबसे पहले हम बात करें जो आज सरकार जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है कि जिस प्रकार बेरोजगारी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जी, तो उस पर क्या कहना आपका? संगठन सरकार काम तो कर रही है और मेरे हिसाब से वो एक अच्छा काम कर रही है और उनका फोकस भी आज के जो युवा वर्ग हैं उनकी तरफ है। कई उन्होंने नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगी युवाओं को उन्होंने दी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार युवाओं की तरफ नहीं देख रही और बाकी तो काम दिख ही रहा है, संगठन का सभी को काम दिख रहा है। मुझे लगता है कि आगे चल के ये परेशानी काफ़ी कम हो जाएगी। नहीं, महंगाई की जो बात करूँ, लगातार जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई अगर आप उसको कंपेयर करें जो पहले बढ़ती थी उसके मुकाबले अब इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है। जो पहले जो दूसरी पार्टियां भी रही हैं महंगाई तो तब भी बढ़ती रही है। तो मोदी जी के राज में मेरे ख्याल से इतनी महंगाई इस स्तर पे नहीं बढ़ी है। उनका जो ध्यान है वो जो बिल्कुल जो लोअर तबके के लोग हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, वहीं फोकस है उनका और वो ध्यान रखते हैं हर तरीके से कि जो लोअर ग्रेड है वो सफ़र ना करे। पर जो अदर पार्टीज़ हैं वो बार बार इल्ज़ाम लगाती हैं कि महंगाई से लोग मर रहे हैं, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उनका यही काम है कि वो हमें जो है हमारा तो वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, उनका काम यही है। अगर हम बात करें तो लोकल को वोकल की बात करते हैं कि आज देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल पे वोकल पे काम करो, परंतु जिस प्रकार कंपनियां चाइनीज़ जो कंपनियां गुड़गांव में वर्किंग कर रही हैं, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे बढ़ चल के चलेगा और क्योंकि चाइना का जो आइटम है वो उसके लिए मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, इट्स चीप हर तरीके से चीप है। वो कॉस्ट में भी चीप है और जो वो हमें आउटपुट देता है उसमें भी वो चीप है और ये दुनिया जानती है। मेड इन कॉन्सेप्ट मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं अगर आप उनको देखेंगे, एक बार कंपेयर भी अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि वो फार बेटर है। तो ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ चल के जब चलेगा तब ये अपने आप ही चाइनीज़ कंपनीज़ हैं ये बंद हो जाएंगी। पर मैं बात करें लोगों का जो अट्रैक्शन होता है वो अभी भी दूसरी कंपनियां उसकी तरफ, दूसरे देश की चीज़ें होती हैं उनकी तरफ भागता है, अपने देश की चीज़ों पर विश्वास नहीं करते वो जल्दी से। ये तो एक मानसिकता है, हर एक इंसान की मानसिकता होती है कि कहते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी ने काफ़ी अवेयर किया है लोगों को और उनके पास ये चीज़ है, ये समझ है कि जो मेड इन इंडिया है वो दी बेस्ट है। आगे चल के अगर हम उन्हें ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड्स करते हैं चाइना की आइटम का, क्योंकि चाइना की आइटम्स ने हमारी इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से ग्रिप कर लिया, अगर हम उन्हें ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं जिस प्रकार आज सरकार लगातार डिमांड करती रहती है कि बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, परंतु जिस प्रकार कोविड-19 का जो 10 महीना दौर गुजरा है उस दौरान लोगों की नौकरी भी काफ़ी जा चुके हैं, लोग एक तरह से मतलब घर पे बैठ चुके हैं, बस करने का काम भी नहीं है, पर लगातार जो उसके कारण महंगाई बढ़ चुकी है, तो उसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? कोविड-19 का जो फेज़ है उसको मैं इंडिया के अंदर मैं ये कहूँगी कि हमने उसको बहुत ही ईज़िली हमने उसको क्रॉस किया। अगर हम कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज से,
इतनी लाइव्स भी हमने गंवाई नहीं हैं, जितनी डेथ्स और कंट्रीज़ में हुई हैं उतनी हमारी कंट्री में डेथ्स नहीं हुई हैं। शायद ये अवेयरनेस का भी है, और जिस तरीके से हमने इस फेज़ को हैंडल किया, लोगों को अवेयर कराया, और लोगों ने भी योगदान दिया अपना, अंदर बंद रहे 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक। उसके बाद आज भी वो प्रिकॉशंस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। कुछ हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी किस्मत के धनी हैं कि हम आयुर्वेदा में भी बिलीव करते हैं, और हमारे पास जड़ी बूटियाँ काफ़ी हैं, भरपूर हैं, तो उनका हमने काफ़ी इस्तेमाल किया है। शायद वहाँ भी हम बचें। और बेरोज़गारी जो आप कह रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट आप कह रहे हैं, ये सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं हुई है, और जो इकोनॉमिक लॉस आप बता रहे हैं वो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ है, और ये शायद हमारी ज़िंदगी से काफ़ी कम है। जो भी सिलेंडर के रेट बढ़े हैं जी उसका आप भी गृहिणी नहीं है खुद भी, तो आपको भी दिक्कत तो कहीं ना कहीं होती होगी। जी परंतु जिस प्रकार जो ओल्ड विलेजेस हमारे नॉर्मल जो विलेजेस आते हैं जी। उसमें से हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिलेंडर को भी धीरे धीरे छोड़ के वापस चूल्हे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अगर चूल्हे की तरफ वापस आएंगे तो पेड़ों की कटाई भी होगी, हाँ जी। और वायु हमारा जो पोल्यूशन का स्तर है वो एकदम से ज़्यादा बढ़ेगा, वो बीमारियां फिर से पैदा हो जाएंगी। जी। तो क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? मेरे ख्याल से हमें उन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें हमें काम करने की ज़रूरत है, महिलाओं को अवेयर कराने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है हम इनको इकोनॉमिक रूप में भी हम इनको थोड़ी मदद दें, तो शायद हमें इस चीज़ में फ़ायदा हो। बड़ा सिलेंडर रेट तो इतने बढ़ चुके हैं कि वो लेने तैयार नहीं होता, कितना रेट कहाँ से हम लोग अपने टाइम का खाना बनाएं या फिर सिलेंडर रेट दें। सिर्फ सिलेंडर की ही मैं कहती हूँ कि परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं खुद गांव के अंदर घूम घूम के मैंने काम किया है, और महिलाओं की मैंने मानसिकता को जानने की कोशिश की है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है। अगर हम इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से इनकी परचेजिंग पावर इतनी हाई हो जाएगी कि इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये सिलेंडर के रेट या फिर ये महंगाई की बात नहीं करेंगे। मेन फोकस ये है कि अगर हम इनको इनके पैरों पे खड़ा करते हैं, और ये महिलाएं ऐसी हैं, मैंने इनको ऐसा स्टडी किया है कि ये बहुत ही ऊर्जावान और मेहनती महिलाएं हैं हमारे देश की। एक अपॉर्चुनिटी इनको देने की हमें ज़रूरत है, और ये करके दिखाएंगे हमें। मैंने कुछ क्षेत्र ऐसे देखे हैं जिसमें ग्रामीण महिलाएं घर पे बैठ के किसी फैक्ट्री का काम करके दे रही हैं, और अपना सुबह से शाम तक वो अपना जो उनका है खर्चा वो निकाल लेती हैं, और उनकी जो हालत है बाकी के क्षेत्रों की महिलाओं से बहुत बेहतर है। तो हमें चाहिए कि तो अभी एजुकेशन की बात करें, जिस प्रकार ओल्ड महिलाएं जो हमारी हैं जी। वहाँ पर एजुकेशन में थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं कि लड़कियों को 10th के बाद स्कूल नहीं भेजते, या गाँव से बाहर स्कूलों को नहीं भेजते। हाँ जी जी। तो आप खुद एक महिला हैं, तो इस पर क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए? क्योंकि पढ़ाई बेहद बेहद ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो हम दहेज या गिफ्ट हम अपनी बेटी को देते हैं वो है उसकी एजुकेशन। मेरे ख्याल से किसी भी परिवार को अपनी लड़की को पढ़ने से कभी मना नहीं करना चाहिए, बल्कि वो जितना पढ़ना चाहे उसको जो है आगे और प्रोत्साहन उसको देना चाहिए। से एक पढ़ी लिखी जो लड़की होगी वो वेल अवेयर्ड होती है। कुछ कह देते हैं कि लड़की को तो सिर्फ खाना ही तो पकाना है शादी के बाद, लेकिन सिर्फ खाना पकाने का इशू नहीं है, उसमें उसको अपने और बहुत सारे फील्ड हैंडल करने हैं, अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है, उसको वो अपने पैरों पे भी खड़ी हो सकती है, वो अपना रोज़गार शुरू कर सकती है, और अपनी फैमिली का शादी के बाद एक सपोर्ट बन सकती है। तो मेरे ख्याल से एक बेटी की पढ़ाई में माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। अगर माँ बाप उस चीज़ को नहीं देख सकते तो मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा और कोई भी नहीं है जो अपनी बेटी की शिक्षा के बारे में सोचेगा। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।